हाँ तो बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि नया सर्कुलर आ चुका है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, 30% हट चुका है। आप लोग को ब्रीफ में बता देता हूँ। हमारा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से उतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी उतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। थर्ड यूनिट से जो कि मैग्नेटिज्म है, वहां से आपको चेंजेस देखना शुरू होगा। हालांकि आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें थोड़ा चीजें चेंज हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसी टॉपिक में चीजें चेंज हुई है, गॉस लॉ में थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, पहले मैं वही सब पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में इंक्लूडेड है। गॉस लॉ में बहुत सारा टॉपिक होता है, मैं पहले वो सब टॉपिक पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में इंक्लूडेड है, सीबीएसई के सिलेबस में। जैसे वो टॉपिक खत्म होते हैं मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि वो टॉपिक खत्म हो चुके हैं और इसके आगे जो पढ़ाई हो रही है वो अभी तक तो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। कंपिटेटिव एग्जाम्स का हमको पता नहीं, तो मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करानी है मुझे, ठीक है, तो मैं वो पढ़ाऊंगा। लेकिन बोर्ड का जो पार्ट है मैं स्पेसिफिकली बता दूंगा कि एक टाइम के बाद, मतलब आज की वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ पे वो खत्म हो रहा है, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ, इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है बहुत ही कह सकते हो कि स्मार्ट तरीके से चेंज किया है। स्पेशली थर्ड चैप्टर के बाद, थर्ड यूनिट के बाद उन्होंने जो रिड्यूस किया है सिलेबस को, बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। जितना कचड़ा वाला पार्ट था जो लिटरली मुझे पढ़ाना पसंद था ही नहीं कभी, वो पार्ट हटा दिया। तो मैं बड़ा खुश हूँ। स्पेशली 12th से जो ओमिट हुआ है पार्ट, बहुत ही घटिया घटिया पार्ट था, बहुत सारे कचरा डायग्राम थे, वो सारे हटा दिए। इट्स वेरी गुड, वट एवर हैज बीन इट हैज बीन, आई थिंक इट्स ए गुड मूव कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑल्सो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है डिराइवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस लॉ, है सिलेबस में, ठीक है। अच्छा, मान ले मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ऐसा करेंगे ऐसी एक गॉसियन एक सरफेस मानते हैं। ऐसे एक सरफेस, ये वाला पार्ट भूल जाओ, ये मत देख। ऐसे एक सरफेस मान ले, इमेजिनरी सरफेस। कैसा मानेगा, स्फेरिकल मानते हैं, ठीक है बेटा, स्फेरिकल मानते हैं, जिसका सेंटर में ये वाला चार्ज है। हालांकि ये सरफेस कैसा है बेटा, इमेजिनरी, में बार बार बता रहा हूँ, दिमाग में रखना, ये सरफेस इमेजिनरी है, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमको पता है कि ये सरफेस है तो क्लोज्ड, तो इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक हो रहा होगा वो कितना होगा बेटा, q by epsilon naught, and that is equal to closed integration of E dot d। सबको पता है इस पूरे सरफेस से, इमेजिनरी सरफेस से फ्लक्स q by epsilon naught लिंक हो रहा होगा। और फ्लक्स निकालने का तरीका क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E dot da भी होता है। अच्छा, पहले q है epsilon naught तो हमको पता है, q है epsilon naught पता है, एक बार E dot da की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया मान लेते हैं, छोटा सा एरिया मानते हैं da, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ। अच्छा, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि हमने पता है क्लोज्ड बॉडीज में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा बेटा, सोच के देख, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगा। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है। हम मान ले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें क्या बोला है, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। कूलम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स k q1 q2 by r स्क्वायर या इलेक्ट्रिक फील्ड kq by r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो kq by r स्क्वायर है वही हमें डिराइव करना है, वही हमें प्रूफ करना है, तो वो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो अभी हम क्या मानेंगे, सिंपली E मानेंगे, ठीक है। तो q by एप्सिलॉन, ये मत भूलो कि हमें E की वैल्यू ही निकालनी, क्योंकि E की वैल्यू ही तो कूलम्स को देती है, kq by r स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो q by एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी। अच्छा, E डॉट डी क्या हो जाएगा, E da cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री को हटाओ। अच्छा, एक और चीज, मुझे अगर पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स निकालना है तो मुझे हर एक पॉइंट का, अच्छा व्हाट डज इंटीग्रेशन मीन, कि हर एक पॉइंट का ईडीए, हर एक पॉइंट का ई इंटू डी ए, हर एक पॉइंट का ई इंटू डी ए को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो खुद एक बात बता, हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट। हर एक पॉइंट चार्ज से तो इक्विडिस्टेंट है ना, हर एक पॉइंट अगर चार्ज से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती है। तो इसका डिस्टेंस अगर 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर है, तो इन तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। इन शॉर्ट, सरफेस के हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम। और वो कितनी होगी, ई होगी, मान ले वो कितनी होगी, ई। तो ई बाहर आ जाएगा कि नहीं, ई बाहर आ जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा, ई किस लिए बाहर आया, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल लिखा है वीडियो में, शायद उतना क्लियर दिखेगा नहीं, पढ़ ले रहा हूँ, सिमेट्रिकल लिखा है। अगर सिमेट्रिकल है, तुम लोग खुद सोचो, अगर सिमेट्रिकल है तभी सरफेस का हर एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। अगर सरफेस सिमेट्रिकल है तो चार्ज
से सरफेस का डिस्टेंस फिक्स्ड है, चार्ज से सरफेस का डिस्टेंस फिक्स्ड है, और चार्ज से सरफेस का डिस्टेंस फिक्स्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जितनी हर जगह उतनी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ई कहाँ आ गया, इंटीग्रेशन के बाहर। समझ में आया कि नहीं, हर चीज का रिलेशन है बेटा। ये मार्कर पता नहीं खराब सारे निकल रहे हैं। व्हाट इज द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीए, इस एलिमेंट्री एरिया डीए का क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि टोटल इंटीग्रेशन, टोटल एरिया कितना होगा बेटा, टोटल एरिया होगा आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सपोज दिस डिस्टेंस इज आर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ E की वैल्यू कितनी आई है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देख डिराइव हो गया कि नहीं, डिराइव हो गया कि नहीं। अच्छा मान लें यहाँ पे एक चार्ज Q2 प्लेस्ड है, तो उसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना होगा, Q2 इंटू ई, QE होता है, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई आर स्क्वायर, हेंस कूलम्ब्स लॉ हैज बीन डिराइव्ड। ये तो लास्ट स्टेप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हमने कूलम्ब्स लॉ डिराइव कैसे किया, देख अच्छे से। अब मैं थोड़ा चीजें बताता हूँ तुम लोग को। हमको पता है फ्लक्स ही होता है, हमको पता है फ्लक्स ही होता है। अगर हमें, अच्छा चार्ज तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन होता है कि बेटा चार्ज जितना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। मैंने क्या बताया था कि गॉस लॉ का काम क्या है, गॉस लॉ का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले दिन ही बताया था गॉस लॉ के टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना फॉर ए कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इमेजिन कर एक कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें चार्ज तो दिया रहेगा, तो चार्ज हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट तो भैया सबको पता है। और इसी तरीके से अगर हम एरिया की गुफ्तगू कर लें, एरिया की गुफ्तगू कर लें, तो एकमात्र वेरिएबल क्या बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें देख क्यू नॉट तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एप्सिलॉन नॉट सबको पता है, और एरिया का इंटीग्रेशन हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए, एरिया का इंटीग्रेशन आना चाहिए, यानी कि हमें एरिया को थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। यानी कि अगर हमें एरिया का अंदाजा हो गया तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो एरिया का अंदाजा कैसे लगाएंगे वो हम करेंगे। तो हमारा काम है इस एरिया के बारे में पता लगाना। क्यों, क्वेश्चन देगा, एप्सिलॉन नॉट दुनिया को पता है, ये काम हमारा और ये हम निकाल लेंगे। दोबारा बता रहा हूं, क्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ये दुनिया को पता है, डीए हमारा काम हम निकालेंगे, हम इसकी स्टडी हम करेंगे और ई फाइनली हमें मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो हमें एरिया की स्टडी करनी है। अब देख तो इमेजिन कर मैंने जो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने एरिया को क्या माना, स्फेरिकल माना। अच्छा स्फेरिकल मान के हमें पहली बार फायदा क्या हुआ। अच्छा पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एरिया अगर ओपन होता, ये तो क्लोज्ड एरिया है, अगर ओपन होता तो क्या फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, नहीं। मैंने क्या बताया था, जब पूरा एरिया क्लोज्ड होगा, हर तरफ से चार्ज को घेर लेगा, तभी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ओपन एरिया में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, तो द एरिया हैज टू बी क्लोज्ड। क्योंकि अगर देख मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, किस पॉइंट से निकाली, किससे निकाली, इस पर्टिकुलर डब्बे से निकाली ना, इस डब्बे से निकाली मैंने। तो इस डब्बे में मैंने क्या क्या यूज किया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यूज किया है। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कब एप्लीकेबल है, जब एरिया क्लोज्ड हो, एरिया क्लोज्ड हो। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, जो भी हम एरिया कंसीडर करेंगे दैट शुड बी व्हाट, क्लोज्ड। समझ में आया। दूसरा बात, एक बात बता, चार्ज यार, चार्ज तो अंदर होना पड़ेगा ना, क्योंकि चार्ज अगर बाहर है, चार्ज बाहर है तो फ्लक्स होगा ही नहीं, चार्ज बाहर है तो फ्लक्स होगा ही नहीं। तो सेकंड पॉइंट है एनक्लोज्ड द चार्ज, क्योंकि चार्ज अगर अंदर है तभी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, चार्ज बाहर होगा तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिकल। अच्छा सिमेट्रिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सिमेट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों, देख सिमेट्रिकल होने से हमको फायदा ये मिलेगा कि तुमने इस पॉइंट पे फ्लक्स निकाला। सिमेट्रिकल मतलब क्या, ये चार्ज सेंटर में प्लेस होना चाहिए। चार्ज अगर सेंटर में प्लेस है तो फायदा क्या होगा, सरफेस का हर एक पॉइंट का दूरी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हर एक पॉइंट का दूरी अगर सेम हो गया, हर एक पॉइंट का दूरी अगर सेम हो गया, तो हर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसी इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा यानी वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। तो खुद सोच, अगर इंटीग्रेशन के बाहर आया तो अकेला डीए बचा, और डीए का इंटीग्रेशन करना कौन सी बड़ी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर लेके जाना। इसको लिख लो, कहीं ऑफिशियली लिखा नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आया तब बेटा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर निकालने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल लगते हैं। नेक्स्ट, शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। ये जो सरफेस है,
मान ले तुझे इस पॉइंट पे देख, याद कर वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से देख, मैंने क्या बताया, मतलब स्टार्टिंग मतलब वीडियो का स्टार्टिंग नहीं, इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मुझे अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ से एरिया पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एरिया पास होगा तभी ना इस पॉइंट के अबाउट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। दोबारा सुन, इस पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, शुड पास थ्रू द पॉइंट, दिस एरिया शुड पास थ्रू द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैंने यहां से एरिया को बनाया। अच्छा, मैं यहां से एरिया को बनाऊंगा तो क्या होगा, तब इस एरिया से फ्लक्स लिंक होगा। अच्छा, इस एरिया से फ्लक्स लिंक होगा तो क्या होगा, इस एरिया से फ्लक्स लिंक होगा तो इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, तो हम लोग इसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खुद एक बात सोच, अगर ये एरिया कंसिडर ना करके मैं दूसरा एरिया कंसिडर करूंगा तो मुझे उस एरिया का सरफेस का पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना। मुझे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो द पॉइंट मस्ट पास थ्रू दिस सरफेस। जो इमेजिनरी सरफेस हम कंसिडर करेंगे वहां से पास होना ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो बेटा ये सर, अब ये तो हो गया डेरिवेशन और ये था प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। अब मैं आता हूँ गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन सरफेस है कि इमेजिनरी सरफेस है, सुनना अच्छे से, नोट्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इट इज एन इमेजिनरी सरफेस, एक काल्पनिक सरफेस है जो हमें हेल्प करता है गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में। इसको लिख लो कॉपी में, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस which helps us in determining electric field using Gauss law। समझ में आया कि नहीं? That is what Gaussian surface is। तो Gaussian surface की ये 4 पॉइंट होते हैं, these are very important points, पता होने चाहिए सबको। ठीक है बेटा, लिख लो। आई होप समझ में आ ही गया होगा। ये पार्ट बच्चों सिलेबस में है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज, ये सिलेबस में है। याद है इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के लिए हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। हमने क्या किया था, जब मैंने कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था तब मैंने फाइनाइट लिया था, कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ था उसका, तब मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल दोनों निकालता था। लेकिन जब इनफाइनाइट होता था, हमने पढ़ा हुआ इनफाइनाइट होते टाइम पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता था, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था। तो हम अभी सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिराइव करेंगे। अब तुम लोग देखना, वो पहले जब किया था कितना कठिन इंटीग्रेशन करके किया था हमने, यहाँ पे देखना कितना इजी स्टेप में हो जाएगा। बस हमको फॉलो क्या करना है, याद है हमको इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा टोटल फ्लक्स इज व्हाट, Q by epsilon नॉट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। तुम लोग को पता चुका हूं मैं, क्वेश्चन में दिया है, भगवान को भी पता है, ये हमें सोचना है, ये निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, पहली बात। चलो मान लो इसका लीनियर लॉन्ग लाइन चार्ज लेमडा, लेमडा यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट ऊपर भी इनफाइनाइट, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है। ट्राई करते हैं, मान लो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। तो पहली बात, तो गॉसियन सरफेस शुड बी क्लोज होना पड़ेगा और सिमेट्रिकल होना पड़ेगा। तुम लोग इमेजिन कर, जब पहले हमने पॉइंट चार्ज माना था तो पॉइंट चार्ज के अबाउट हमने सिमेट्रिकल क्या लिया था, स्फीयर। पॉइंट चार्ज का सिमेट्रिकल अगर स्फीयर है तो लाइन चार्ज का सिमेट्रिकल क्या होगा, सोच क्या होगा, इट विल बी सिलेंडर। इट विल बी व्हाट, सिलेंडर। इट विल बी सिलेंडर। वाई सिलेंडर अभी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल सरफेस में बना लेता हूं, बोर्ड में डायग्राम बनाना प्रॉब्लम है भाई। एक सिलेंड्रिकल मैंने सिमेट्रिक आपका गॉसियन सरफेस बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि देख ये पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नीचे वाले पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ सिलेंडर से उसके सरफेस का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। एक्सिस ऑफ सिलेंडर से उसके सरफेस का हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है। हेंस वी हैव टेकन ए सिमेट्रिकल सरफेस। याद है 4 पॉइंट था, पहला पॉइंट सिमेट्रिकल कवर हो गया, दूसरा पॉइंट इट शुड बी क्लोज्ड, सिलेंडर हमने क्लोज माना है। तीसरा पॉइंट, इट मस्ट एनक्लोज द चार्ज, यानी कि इसके अंदर चार्ज होना चाहिए। अब देख, मैं इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस नहीं बना सकता, क्योंकि इनफाइनाइट गॉसियन सरफेस बनाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट से थोड़ी हैंडल करेंगे। तो अगर आपको गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट दिया रहता है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट है, लेकिन आप गॉसियन सरफेस फाइनाइट ही मानो, आपका रिजल्ट आएगा। गॉसियन सरफेस क्या मानेंगे हम लोग, फाइनाइट ही मानेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हमने फाइनाइट एक पर्टिकुलर लेंथ एल का गॉसियन सरफेस माना। हमें कितना दूर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, स्मॉल आर, यानी इस पॉइंट का दूरी कितना है बेटा, स्मॉल आर। समझ में आया कि नहीं, कोई भी डाउट? अच्छा, दिस इज ए
क्लोज्ड सिलेंडर, यानी इसका साइड वाला सरफेस भी है, टॉप वाला सरफेस भी है, बॉटम वाला सरफेस भी है। अगेन इट्स एन इमेजिनरी सरफेस। समझ में आया? चलो लास्ट पॉइंट क्या था? इट मस्ट क्या गो थ्रू द पॉइंट वेर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट को तो पास कर रहा है ना, वो 4 पॉइंट कवर हो गए। इट मस्ट एनक्लोज द चार्ज, सिमेट्रिकल, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पार होना, वो होना चाहिए, और इट मस्ट, और इट इज क्लोज्ड चाहिए। चारों पॉइंट कवर हो गए। चलो स्टार्ट करते हैं। Q by epsilon naught is the total flux linked with the body. It's the total flux linked with the body. अच्छा एक बात बता, यहाँ पे टोटल सरफेस कितने हैं? कितने सरफेस हैं? कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। इसको फ्लैट मान, बॉटम वाले को भी फ्लैट मान, इसको कर्व्ड मान। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, जो टोटल फ्लक्स होगा Q by epsilon naught that will be equal to इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या लिख रहा हूं मैं समझा रहा हूं आप लोग को, अभी बस देखते जाओ। फ्लैट फ्लैट कर्व, सुन अच्छे से। इस पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। एरिया वेक्टर भी किस तरफ है? यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया मानो, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मैं एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर मानता हूँ ऐसा, तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा बेटा? ऊपर की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ, क्योंकि चार्ज से दूर जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? सिमिलरली फॉर द बॉटम मोस्ट सरफेस, एरिया वेक्टर किस तरफ होगा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स कितना होगा? Q by epsilon naught, वो तो हमें पता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट TA, यानी कि मुझे क्लोज इंटीग्रेशन करना है, यानी मुझे कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है तो मुझे सारी एरिया को कवर करना पड़ेगा। सारी एरिया को कवर करना है यानी टॉप एरिया भी कवर करना है, बॉटम एरिया भी कवर करना है, कर्व्ड एरिया भी कवर करना है। तो मैंने तीनों को अलग अलग ले लिया, अलग अलग लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो टॉप एरिया कैन बी कंसिडर्ड एज ए फ्लक्स ड्यू टू व्हाट? फ्लैट सरफेस। Bottom area can be considered as flux due to what? Flat surface. Curved area can be considered as flux due to curved surface. अब आप एक चीज सोच रहे होगे, पता नहीं तुम लोग सोच रहे होगे कि नहीं कोरोना नहीं है, मेरे घर में खाना बन रहा है, ठीक है, ऐसी ठीक है। यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे हमने क्लोज इंटीग्रेशन लगाया, यहाँ पे हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया। क्यों सर? देखो भाई, यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन इसलिए लगाया क्योंकि मैंने पूरे सिलेंडर को कंसिडर किया था। इस स्टेप में पूरे सिलेंडर को कंसिडर किया था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आई एम कंसिडरिंग ओनली फ्लैट सरफेस हियर। इन दिस इंटीग्रेशन आई एम कंसिडरिंग ओनली फ्लैट सरफेस, दैट मीन्स आई एम कंसिडरिंग ओनली टॉप सरफेस, विच इज, अगर मैं इंडिविजुअली टॉप सरफेस को कंसिडर करूँ तो टॉप सरफेस इज एन ओपन सरफेस। अगर मैं इंडिविजुअली बॉटम सरफेस को कंसीडर करूं, दैट इज अगेन एन ओपन सरफेस। और मैं कर्व्ड सरफेस को भी इंडिविजुअली कंसीडर करूं, दैट इज अगेन एन ओपन सरफेस। क्योंकि तीनों, मैंने क्या किया, सिलेंडर को खोल दिया 3 हिस्सों में, तो तीनों हिस्से ओपन सरफेस हो गए। तो वी कैन नॉट अप्लाई क्लोज्ड इंटीग्रेशन देयर, बिकॉज क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज फॉर क्लोज्ड बॉडीज। समझ में आया? तो मैं बोल रहा था ना, क्लोज्ड इंटीग्रेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन को खोल देंगे और सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बता मेरे को, E डॉट DA फॉर फ्लैट सरफेस क्या होगा? 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। तो E डॉट DA 90 0 होगा यहाँ पे। E डॉट DA इसमें भी 0 होगा क्योंकि 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट आपको पता है 0 होता है। तुम लोग खुद सोचना यार, टॉप सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है ना, पैरेलल जा रही है तो कोई फ्लक्स होगा क्या? नहीं जा रही ना बेटा, एनर्जी शुड पेनिट्रेट। पढ़ा चुका हूँ बेसिक्स। तो टॉप सरफेस बॉटम सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। एकमात्र फ्लक्स किससे होगा? कर्व सरफेस से। ठीक है, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स एक बार निकालते हैं। Q by epsilon naught इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA cos 0 whatever ड्यू टू कर्व सरफेस। अच्छा एक बात बता, सिलेंडर का कर्व सरफेस का हर एक पॉइंट को कंसीडर कर, हर एक पॉइंट का दूरी सेंटर से तो सेम है। हर एक पॉइंट का दूरी कर्व सरफेस ऐसा होगा, हर एक पॉइंट का दूरी सेंटर से क्या है? सेम है। यानी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, so electric field will come out. Why? Because of symmetrical structure. Symmetrical है तभी ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। अगर रैंडम एरिया होता, रैंडम सरफेस होता, पॉसिबल होता नहीं होता। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई गॉसियन सरफेस का जो पॉइंट है सिमेट्रिकल।
इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने बताया था कि हमारा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर लेके जाना, हमने कर दिया भाई। और हमने कर दिया तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, Q by epsilon naught equal to E into what is integration of dA? dA is the elementary area of which surface? Curved surface. So total integration will be total curved surface. Now what is total curved surface of a cylinder? ये नहीं पता ना बेटा, फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 pi r into L. 2 pi r into L. 2 pi r into what is the height? L here. ठीक है? अच्छा एक बता, Q by L epsilon naught 2 पाई को भी यहाँ पे लेके आ जाओ, इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा आपका? ये आ रहा है, आर भी आ जाएगा यहाँ पे, ये आया हमारा। अच्छा व्हाट इज क्यू? क्यू इज द चार्ज इनसाइड, व्हाट इज क्यू? क्यू इज एक्चुअली द चार्ज इनसाइड ऑफ व्हाट? इनसाइड ऑफ द सरफेस। अच्छा इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चार्ज है, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज कितना है? क्यू। वो हमने कितना कंसिडर किया? Q। यहाँ से यहाँ तक चार्ज अगर Q है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर L है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर L है, तो Q by L क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट बिकम्स लैम्डा, दैट बिकम्स लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको ऐसा कर, 2 पाई को नीचे ऊपर 4 कर दे और ऊपर 2 कर दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो गया, K into 2 लैम्डा बाई। देख यही रिजल्ट हमने कितना बड़ा इंटीग्रेशन करके किया था, और वो वाला जो इंटीग्रेशन था वो सिलेबस में नहीं है। पहले जो मैंने कराया था कूलम्स लॉ से, वो सिलेबस में है ही नहीं, बोर्ड्स में, सीबीएसई में नहीं है वो सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में डेरिवेशन में घंटा करोगे, रिजल्ट का मतलब है। लेकिन हाँ यहाँ पे हम वो वाला नहीं कर सकते ना, आपका पैरेलल परपेंडिकुलर, वो वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उसका रिजल्ट भी आता है, लेकिन वो कुछ भी सिलेबस में नहीं है, गॉस लॉ के थ्रू। इन शॉर्ट बात ये है कि गॉस लॉ से ये वाला कितना इजीली ड्राइव हो जाता है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। और ये सीबीएसई में इंक्लूडेड है, तो इस चीज को अच्छे से लिख लो, नोट डाउन करो और समझो, क्योंकि इसका बहुत चांस है आने का। ये बच्चों अगला सवाल है हमारा, ये टॉपिक कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट लार्ज शीट ऑफ चार्ज। यानी पहले इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज था, अभी शीट है, एक शीट है और वो इनफाइनाइट है। मतलब एक वाल मान लो जो इनफाइनाइटली ऊंची है, इनफाइनाइटली चौड़ी है, और उसमें पूरी तरह से चार्ज का एक पेंट मारा हुआ है, चार्ज का एक पेंट मारा हुआ है। तो वी कैन से दैट इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देखेंगे, ठीक है। मान लो अब बेटा इनफाइनाइट तो बना नहीं सकते, तो मैंने फाइनाइट बना लिया, और इमेजिन कर लो कि ऊपर भी इनफाइनाइट जा रही है, साइड में भी इनफाइनाइट जा रही है। मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला पॉइंट क्या है? गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले लिखेंगे कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो अब गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ऐसा सरफेस बनना चाहिए जो सिमेट्रिकल हो, चार्ज को भी एनक्लोज करे और बाकी सारे पॉइंट्स को भी कवर करे, क्लोज्ड भी हो। तो हम क्या करते हैं, एक ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो सिमेट्रिकल भी है और चार्ज को भी कवर कर रहा है। मैं थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा दिखे। ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया। आई होप गॉसियन सरफेस थोड़ा सा और बढ़िया हो सकता था, थोड़ा और इस तरफ आगे बढ़ा देता हूं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। आप देखोगे कि गॉसियन सरफेस पहली बार सिमेट्रिकल है, क्योंकि इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। इसने अंदर में कुछ तरीके से चार्ज को एनक्लोज भी कर रखा है। दोबारा बता रहा हूँ, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होती है। हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना जिसका यहाँ का एरिया ए है, यहाँ का एरिया ए है, और सेंटर से डिस्टेंस मान ले इस तरफ x है, तो इस तरफ भी कितना होगा? x होगा। इस तरफ भी कितना डिस्टेंस होगा? वो x होगा। तो सिमेट्रिकल हो गया, चार्ज भी एनक्लोज कर रहा है, सिलेंडर है तो क्लोज्ड भी है, एंड जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास भी हो रहा है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी इसी तरफ होगा। ये पूरा एरिया, अच्छा अभी के लिए डीए मान लेते हैं, छोटा सा एक एलिमेंट्री एरिया लेते हैं, वो एलिमेंट्री एरिया का एरिया वेक्टर इस तरफ है डीए। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छा एक बार देखते हैं फ्लक्स किस लिए आएगा। पहली बात, सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, 2 फ्लैट 1 कर्व्ड। तो हम लोग कह सकते हैं
कि ऐसा आएगा इन ई डॉट डी ए, क्यों क्लोज नहीं आएगा बता चुका हूं, फ्लैट प्लस ई डॉट डी ए फ्लैट प्लस ई डॉट डी ए कर्व्ड इक्वल टू क्यूबिन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यूबिन कितना होगा, अच्छा लार्ज शीट ऑफ चार्ज है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर्टिकुलर पार्ट का एरिया ए है। इसका रेडियस मैं कुछ नहीं बना रहा, सिंपली ए मान लिया एरिया, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कुछ एक होगा जिसमें रेडियस आर होगा, मतलब नहीं उस चीज से, क्यों मतलब नहीं आगे पता चलेगा, ठीक है। इसका एरिया ए है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ। इस पर्टिकुलर केस में एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। क्या मैं कह सकता हूं कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया से कोई प्लस पास नहीं हो रहा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो प्लस है वो क्या हो जाएगा बेटा, 0, वेक्टर सिंबल देना ना भूलें। और फ्लैट सरफेस में क्या होगा, ई डी ए कॉस 0, ई डी ए कॉस 0, तो दोनों मिलके दोनों फ्लैट का सेम आ जाएगा, क्योंकि दोनों फ्लैट का देखो डिस्टेंस भी एक्स है दोनों का, एरिया भी ए है, दोनों का एरिया भी ए सेम ही है, तो और ऑब्वियसली बात है सिंस डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, एंगल तो दोनों में सेम है ही 0 डिग्री और एरिया भी दोनों का सेम है, तो पूरा चीज सेम हो गया। तो मैं इसको 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 1 होता है वो लिखने का जरूरत नहीं है, इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू इन कितना होगा, जितना चार्ज इस पर्टिकुलर एरिया में कवर हो रहा है, इस पर्टिकुलर सर्कल में कवर हो रहा है, क्योंकि वही सर्कल के थ्रू जा रहा है, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर, कितना कवर होगा बेटा बता। इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, so charge covered will be equal to surface charge density into area, charge per unit area multiplied by area। ये तो पता है यार, क्या ही बताऊं, बेसिक चीज है ना। चलो नेक्स्ट ई डॉट डी ए। अच्छा एक बात बता, इस पर्टिकुलर पॉइंट में सारे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इन पॉइंट इस सरफेस का फ्लैट सरफेस का डिस्टेंस इस कर्व सरफेस से सबका सेम है। अच्छा कर्व सरफेस दिख रहा होगा टेढ़ा है लेकिन है पूरा फ्लैट, ऐसे ये जो आपका दिख रहा है ना चार्ज शीट ऑफ चार्ज, ये है ऐसा अब बना नहीं सकते ना वैसा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा एंगल में बनाया ताकि आपको फील आए उसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा देख, इस हर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे भी हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और ये सरफेस भी फ्लैट है, ये सरफेस फ्लैट, शीट ऑफ चार्ज भी फ्लैट, तो हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम, तो ई बाहर आ जाएगा, 2e बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये पूरा का एरिया कितना है a, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो गया a इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा a बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से देख a कैंसिल गया, e इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से एक चीज हमको समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डस नॉट डिपेंड ऑन एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जब होगी तब पॉइंट नजदीक है कि दूर है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा एक्स पे डिपेंड नहीं करता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक भी उतनी, दूर भी उतनी, कितना भी दूर जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम, यानी ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, याद है मैं पढ़ा था, सम भी दे रहा था इसके ऊपर, लेकिन मैंने बताया नहीं था कि किस टाइप का चार्ज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो कैसा चार्ज ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इनफाइनाइट लार्ज शीट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या एक नंबर का सवाल आ भी सकता है, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इनफाइनाइट sheet of charge produces uniform electric field and the value is sigma by epsilon naught, sorry sigma by 2 epsilon naught। समझ में आया बेटा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक बार, ठीक है। एक चीज होता है कि गॉस लॉ हम सिमेट्रिकल सरफेस मानते हैं, याद है ना, गॉसियन सरफेस में एक पॉइंट था सिमेट्रिकल सरफेस मानना। तो क्या गॉस लॉ, सवाल सुनना अच्छे से, मैं लिखाऊंगा नहीं, सवाल सुनना। गॉसियन सरफेस में मैंने एक पॉइंट माना था कि द सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, तो सवाल ये है क्या गॉस लॉ नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए वैलिड है, क्या गॉस लॉ नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए वैलिड है, जवाब है हाँ वो वैलिड है।
यस इट इज वैलिड। हाँ, अगर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस होगा, देख सिमेट्रिकल होने से क्या होता है, हर पॉइंट की दूरी उस चार्ज से सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में सेम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट में, याद कर, अगर सिमेट्रिकल सरफेस होगा, जैसे कि मैं आपको लॉन्ग लाइन चार्ज का बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा भूल रहे हो तुम लोग। सिमेट्रिकल सरफेस था तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले, हर पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस क्या है चार्ज से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो ई कहाँ आ जाता था, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता था, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता था, जिससे हमारा क्वेश्चन इजी होता था। याद कर, ई अगर बाहर आएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेकिन क्या अगर ई अंदर है, क्या ये इक्वेशन गलत है? नहीं, इक्वेशन गलत नहीं है। यानी कि सरफेस सिमेट्रिकल ना हो के अगर रैंडम भी होता है तब भी तो ये वैलिड है ना। हाँ, तब कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लेके जाना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि ये गलत है। देख, अगर ई बाहर जाती है तो हमारे लिए आसान है, यानी सिमेट्रिकल हुआ तो हमारे लिए आसान है। लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिकल हुआ हमारे लिए कठिन है, लेकिन है तो करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? करेक्ट है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है उसको सॉल्व करना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यानी कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन सिमेट्रिकल सरफेस। इसको लिख लो, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन सिमेट्रिकल सरफेस, बट इट इज इजियर फॉर अस टू सॉल्व सिमेट्रिकल सरफेस। और हमारे सिलेबस में सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस ही है। समझ में आया? या एनडब्ल्यूटी ना कहाँ पे पूछा गया था, वो कुछ मतलब होता है क्वालिटेटिव सवाल कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं, ऐसा करके कुछ सवाल पूछा गया था, तो जवाब आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, लिख लो। हाँ तो बच्चों, पिछले टॉपिक से कुछ सवाल है। बोला है कि दो इनफाइनाइट लार्ज शीट है, इसमें सिग्मा 1 है, इसमें सिग्मा 2 है, 3 पॉइंट है ए, बी और सी। हमें इन तीनों पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कुछ कठिन नहीं है। अच्छा, मान ले दे दिया कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, मान ले, ठीक है, दे दिया। सी वाले पॉइंट में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर ही होगी, इसी तरफ होगी, क्या होगा? तो प्लस हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो बेटा रिजल्ट आएगा दैट विल बी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट ए की बात करते हैं, ये सिग्मा 1 रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है, दैट विल बी सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस ये वाला भी इसी तरफ देगा, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट आ गया बेटा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच वाले पॉइंट में पॉजिटिव वाला इस तरफ देगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉजिटिव किस तरफ देगा? रिपेल करेगा हमेशा, लेकिन सिग्मा 2 कमजोर है, तो थोड़ा कम देगा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? माइनस हो जाएगा बाई 2। तो रिजल्ट आया आपको बेटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं? सेकंड एक और केस होता है आपका, मान लो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है। अच्छा, पहले आप लोग लिख लो, ये वाला लिख लो, पूरा लिख लो, ठीक है। सेकंड है सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, तब क्या होगा? अच्छा सर ये बता, तब क्या हो जाएगा? सिग्मा, ये आंसर कितना हो जाएगा बेटा? सीधी तरीके से 0 हो जाएगा ये, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0, यानी बीच वाला हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा, तो ये हो गया आपका 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बेटा? ये सिंपल सा चीज था, इस पूरे चीज को उतार लो आप लोग। जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है मैं बताता हूँ, बता रहा हूं मैं। उसमें आपका ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो ये वाला माइनस सिग्मा। अच्छा, माइनस क्यों है? ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे देखना, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ, एकदम सिंपल सा चीज है। मुझे पता नहीं फोकस हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हालांकि इसका मैग्नीट्यूड हम लोग सिग्मा ही मानेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, फोकस तो हो रहा है, ठीक है। चलो इधर देखो, पहले ऐसा करते हैं, बी वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। इसको सिग्मा 1 मान, इसको सिग्मा 2 मान, ठीक है। ऐसा मान लें सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से। इस वाले पॉइंट में सिग्मा 1 क्या करेगा? इस तरफ देगा, कितना?
कितना, सिग्मा बाई सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा 2 नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होती है। किस तरफ देगा, इस तरफ देगा। कितना देगा, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। मत भूलना यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 नहीं आएगा, माइनस सिग्मा 2 नहीं आएगा। इन शॉर्ट इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस व्हाट डज माइनस इंडिकेट, डायरेक्शन, और डायरेक्शन तो हमने खुद से दे ही दिया ना इस तरफ, डायरेक्शन तो हमने खुद से ऑलरेडी दे दिया इस तरफ, तो हमें यहाँ पे माइनस पुट करने की जरूरत है क्या, नहीं। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पर्टिकुलर पॉइंट सी में कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1 के लिए इस तरफ और सिग्मा 2 के लिए अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये हो गया सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट आ गया बेटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। किस तरफ, इस तरफ, क्योंकि सिग्मा 1 स्ट्रॉन्गर है, उस तरफ रिजल्टेंट आएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखते हैं सिग्मा 1 के लिए किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। सिग्मा 2 के लिए क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कम से ज्यादा से कम से, क्योंकि सिग्मा 2 वीक है। तो आंसर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ। समझ में आ गया बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला आपका केस हो गया कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो कुछ नहीं है बेटा, सिग्मा प्लस ये सिंपली आपका 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों बराबर है, तो ये आंसर आ गया आपका 0। ये भी आंसर आ गया आपका 0 इस पर्टिकुलर केस में जब दोनों सिग्मा होगा। ठीक है। अच्छा एक और बात, ये पर्टिकुलर केस जब दोनों सिग्मा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बीच में याद कर सकते हो। ये कैपेसिटर में आता है, कैपेसिटर में क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट नेगेटिव होता है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको बच्चे डायरेक्टली याद ही कर लेते हैं, कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, तो ये जब मैं आगे भी कराऊंगा तब मैं डायरेक्टली भी इसको लिख सकता हूँ, एक गॉस लॉ से वापस दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। पता होना चाहिए आपको कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और बाहर में हर जगह क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है बेटा, अब इसमें सवाल और होते हैं। सवाल आपको मान लो मतलब ऐसे दे देगा, मैं कराऊंगा नहीं ज्यादा क्योंकि समय बेकार में वेस्ट करूंगा, कोई फायदा नहीं है। सवाल आपको क्या देगा, देख कैसा सवाल देगा, देख मैं बताता हूँ। ऐसा दे देगा, ये पॉजिटिव है। अच्छा मैं पॉजिटिव को ना पहले क्या करा था, एक पॉजिटिव यहाँ, एक पॉजिटिव यहाँ, एक पॉजिटिव यहाँ, एक पॉजिटिव यहाँ, कोई मतलब नहीं है, तो एक साइड में भी ड्रॉ करेगा, मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक और पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव। ठीक है, आपको बोलेगा ए बी, दिस इज सिग्मा, दिस इज 2 सिग्मा, दिस इज 3 सिग्मा। ठीक है, आपको बोलेगा ए और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ए में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, बी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। निकाल सकते हो कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खुद से कर लेना घर में ट्राई, मैं नहीं करा रहा, और इसमें सिंपल सी चीज है। अच्छा ये एनडब्ल्यूटी में भी ऐसे सवाल आता है, पता नहीं, सॉरी। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे हमारा खत्म होता है बोर्ड्स का चीज है, बोर्ड्स का गॉस लॉ खत्म हो चुका है। लिटरली हमारा जो गॉस लॉ है बोर्ड्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, वीडियो को अभी खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं आगे देखने का। और जो लोग बोर्ड्स से ज्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, देखो वीडियो में अभी बहुत कुछ बाकी है, गॉस लॉ के ऊपर बहुत सारा टॉपिक बाकी है, वो सारे कराऊंगा मैं। ठीक है बेटा, तो नोट डाउन कर लो अभी के लिए इसको। हाँ तो बच्चों जो अगला टॉपिक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बोर्ड्स में इंक्लूडेड नहीं है, तभी पढ़ लो, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे भी वीडियो में शायद 35-36 मिनट हो ही चुके होंगे, अब इंटरेस्ट जा ही चुका होगा मैक्सिमम बच्चों का पढ़ने का, तभी मैं करा देता हूँ क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कराना। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, यानी हम लोग पाइप ले रहे हैं। याद है हमने पहले थिन वायर लिया था, वायर में लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, लैम्डा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास पाइप है। मैंने इसे पाइप, आप पाइप पता होगा हॉलो होता है अंदर से, तो हॉलो है तो उसके सरफेस में सिर्फ चार्ज है, तो वहां पे कौन सा चार्ज डेंसिटी आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आएगा। वो इनफाइनाइट लंबा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, एक अंदर निकाल सकते हैं, मतलब पाइप के अंदर, पाइप के किसी अंदर वाले पॉइंट में निकालेंगे, पाइप के सरफेस में निकालेंगे, और पाइप के बाहर में निकालेंगे। 3 जगह में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले पाइप का डायग्राम ऐसा होता है, हॉलो है दिमाग में रखना, लेकिन मैं डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा क्योंकि इस डायग्राम में मतलब गॉस लॉ का डायग्राम थोड़ा मतलब खराब हो जाता है, इसलिए मैं डायग्राम थोड़ा अलग से बनाऊंगा। डायग्राम में कैसा बनाऊंगा आप लोग देखने से आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम विल बी लाइक दिस।
दीज आर नॉट टू लाइन्स, दीज आर जस्ट शोइंग, मतलब जब पाइप आपका ऐसा है, पाइप आपका ऐसा है, तो मैंने बस दो साइड्स को बना दिया है और दोनों साइड में आपका मतलब ये पाइप है, ये पाइप है, हॉलो है, समझ में आया? तो पहली बात हम लोग अंदर के किसी एक पॉइंट में निकालते हैं। फर्स्ट केस इज इनसाइड, पॉइंट इनसाइड, इनसाइड यानी कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप एंड स्मॉल आर सिर्फ इसके लिए नहीं, हर टॉपिक के लिए स्मॉल आर इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल आर इज द पॉइंट और इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर where we need to find the electric field. Small r will always be the variable, ठीक है? तो सेंटर से मान ले स्मॉल r दूर एक पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है मैं वहां पे गॉस लॉ लगा देता हूं और गॉस लॉ लगाने के बाद हमारा ऐसा होता है। यहाँ इसमें कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? सिलिंड्रिकल। कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा? सिलिंड्रिकल। की ऑब्वियस सी बात है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिलिंड्रिकल है, तो अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देख, जब गॉस लॉ हमने लगाया, हम अगर सिमेट्रिकल इसको करना चाहें, सेंटर से मान लीजिए है, हम इसको अगर सिमेट्रिकल करना चाहें तो चार्ज सारा का सारा बाहर रह जाता है। चार्ज सारा का सारा कहाँ रह जाता है? बाहर रह जाता है। सिंस चार्ज सारा का सारा बाहर रह जाता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू आपका क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंस क्यू इन आपका जीरो है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, क्यू इन आपका जीरो है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? जीरो। यानी कि अंदर की किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ये बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट, अंदर का कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। ये वाला पॉइंट समझ में आया? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे फॉर ए पॉइंट आउटसाइड। फॉर ए पॉइंट आउटसाइड मान ले ये वाला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस एक बनाएंगे। जो गॉसियन सरफेस होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है सिलेंडर होगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। उस सिलेंडर का लेंथ मान ले L है, सिलेंडर का जो लेंथ है उसको हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है? तो सिलेंडर का लेंथ अगर L है और ये पॉइंट का दूरी कितना है बेटा? स्मॉल r, तो ऑब्वियस सी बात है, देख मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, लंबा नहीं करने वाला, ठीक है? यहाँ पे आप एलिमेंट्री एरिया dA मान लो और ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ ही होगा, एक बात बता, जो नेट फ्लक्स थ्रू द, ये वाला चीज अभी मिटा देता हूँ, आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि जो पॉइंट है जो कि बाहर है, कितना डिस्टेंस है? स्मॉल r, दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है? हमको पता है कि नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू व्हाट? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तू मेरे को एक बात बता, टॉप सरफेस बॉटम सरफेस का कोई फ्लक्स आएगा? नहीं, क्योंकि टॉप सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी और एरिया वेक्टर ऐसा। बॉटम सरफेस में भी सेम प्रॉब्लम, एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो टॉप और बॉटम सरफेस का फ्लक्स क्या है? इस सरफेस का आएगा, पहले भी करा चुका हूँ लॉन्ग लाइन चार्ज में ऐसा। इस सरफेस में सारा पॉइंट का डिस्टेंस, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम। तो ई कहाँ आ जाएगी? बाहर, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा बेटा? डीए, सॉरी क्लोज नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? मान ली इसके अंदर चार्ज क्यू है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है? एक बात बता, E इंटू व्हाट विल बी द टोटल एरिया? हम लोग डीए क्या लिए हैं? ये वाला एरिया लिए हैं, ये एलिमेंट्री एरिया लिए हैं, तो इस एरिया का जो नेट इंटीग्रेशन होगा, इट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस? दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये एरिया और फ्लैट, ऊपर का दो फ्लैट एरिया तो हमने इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि उनके लिए फ्लक्स जीरो है। हम किसके लिए देख रहे हैं? सिर्फ कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स देख रहे हैं। तो कर्व सरफेस के लिए जो फ्लक्स आएगा बेटा, कर्व सरफेस के जो फ्लक्स आएगा उसमें एरिया कितना होगा बता? 2 पाई इंटू स्मॉल r, 2 पाई इंटू स्मॉल r,
एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इनटू इसका लेंथ क्या है एल। समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज द चार्ज, कितना चार्ज है इसके अंदर, चार्ज कितना है बेटा एक बार बता, चार्ज इतना होगा कि नहीं? यहां से लेकर यहां तक जो चार्ज है, अच्छा यहां से लेकर यहां तक जो चार्ज है वो कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का एरिया कितना है बेटा? 2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया कि नहीं बच्चा? 2 पाई एल एल कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वी कैन से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको कॉमन ले लो, ये कांस्टेंट मान सकते हैं इसको, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिख ले, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आया कि नहीं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। तो हमने कितने पॉइंट कर लिए? 2 पॉइंट कर लिए, इसको लिख लो आप लोग बेटा। तीसरा जो पॉइंट है मैं यहीं पे निपटा देता हूं। तीसरा पॉइंट है सरफेस। सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पहली बात बाहर वाले को मिटाते हैं अभी के लिए, बाहर वाले को मिटाते हैं। सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि ये बोला है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सरफेस में। अच्छा सरफेस का जो पॉइंट है उसको मैं मान सकता हूं कि नहीं? सरफेस का पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द सरफेस बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब सरफेस का जो पॉइंट है उसको सरफेस से थोड़ा सा आगे मानो, नेग्लिजिबल आगे मानो, मान सकते हैं। तो हम लोग सीधी तरीके से सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस को यही कंसिडर कर सकते हैं। सरफेस में सीधी तरीके से क्या पुट कर देंगे? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई कैपिटल आर, कितना आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आया कि नहीं? सरफेस का कुछ नहीं है, सरफेस को मानो कि बाहर वाला ही पॉइंट है लेकिन जस्ट सरफेस से थोड़ा सा आगे, इतना नेग्लिजिबल आ गया है। तो सीधी तरीके से एजम्पशन हम लोग लगा सकते हैं और ये करेक्ट भी है, ये करेक्ट भी है। तो हमारा कितना आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द सरफेस। कोई भी डाउट? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है बेटा, मिटा दो ये वाला पूरा चीज। ठीक है मिटा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों अभी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो हम थोड़ा ग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। आप इमेजिन करो आपको जो पाइप दिख रही है, इस पाइप को अगर आप साइड से ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा दिखेगा, ऊपर से ऑब्जर्व करो तो सर्कल दिखेगा कि नहीं, और सर्कल के पेरिफेरी में चार्ज दिखेगा कि नहीं। तो ऊपर से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा वो। ठीक है, तो उसको हमने बिठाया, अब ग्राफ बना रहे हैं। ये ऑरिजिन है और इस तरफ क्या चेंज हो रहा है बेटा? आपका डिस्टेंस, यानी कि हमने अंदर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सरफेस में निकाला और बाहर में निकाला। समझ में आ रहा है? अच्छा अंदर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ये वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो यहाँ पे तो ये वाला ऐसा बनेगा, और सरफेस में कितना है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस में मान ले ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटते गया। कैसे घटा? बाहर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ये आउटसाइड, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। So this part is rectangular hyperbola. This is for hollow pipe having uniform charge density sigma। जैसा लिखना है लिख सकते हो। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सीधा ग्राफ पूछा है, सीधा ग्राफ पूछता है। 4 ऑप्शन देगा ग्राफ का, एक ग्राफ ऐसा रहेगा, दूसरा ग्राफ ऐसा रहेगा, मतलब ऐसा देके ऐसा रहेगा, एक ग्राफ ऐसा देके ऐसा रहेगा, अलग अलग तरीके का ग्राफ होगा। यहाँ पे हाइपरबोला की जगह बोल देगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बोल देगा। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट ग्राफ देके पूछता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। तो बच्चों हमने पहले हॉलो पाइप किया था, अभी हम लोग सॉलिड पाइप करेंगे। सॉलिड मतलब ऐसा इमेजिन कर, रॉड होता है ना, घर के दीवारों में जो, दीवार नहीं पिलर्स में जो रॉड लगता है वो सॉलिड होते हैं, उनके अंदर भी मटेरियल होता है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक सॉलिड रॉड है जिसके अंदर भी मटेरियल है। ठीक है बेटा, वो इनफाइनाइट लंबा है। हमने क्या किया था? थिन वायर किया था यार, पतला सा वायर किया, फिर हॉलो पाइप किया, अभी सॉलिड पाइप कर रहे हैं। तो पाइप मतलब लीनियर स्ट्रक्चर इसके बाद खत्म है, इसके बाद लीनियर स्ट्रक्चर खत्म है। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर भी मटेरियल है, तो मटेरियल इसमें वॉल्यूम में है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। समझ में आ रहा है? जब हमने थिन वायर किया था तब लीनियर चार्ज डेंसिटी आया था, हमने जब हॉलो किया था तब सरफेस चार्ज डेंसिटी आया था। इसमें क्या आ रहा है बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा होगा। बाहर वाले पॉइंट में करेंगे, अंदर वाले पॉइंट में करेंगे, सरफेस में करेंगे। सरफेस मतलब क्या, बाहर वाला पॉइंट से जस्ट ऐसे मानना है, ठीक है। तो मेनली दो ही पॉइंट होते हैं, आपका बाहर वाला पॉइंट और अंदर वाला पॉइंट, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बाहर वाले पॉइंट से। तो बाहर मान ले मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट में मैं क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस को दूसरे पेन से बनाते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। वैसे पता नहीं वीडियो में ये पेन समझ में आई भी रहा है या नहीं। इस पॉइंट में मान ली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो इस पॉइंट में निकालनी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सिलेंडर मानूंगा कि सिलेंडर बेटा सिमेट्रिकल होता है। स्ट्रक्चर के लिए बता चुके हैं, और कितना बताएं। अच्छा ये बात बताना पड़ेगा क्या कि फ्लैट, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बेटा, ऑब्वियसली बात है इस तरफ होगी। देख के समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगी, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। ये बताने का जरूरत है क्या कि ऊपर और नीचे का फ्लैट सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, जीरो। पहली बात, व्हाट इज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट dA इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट थिंग जो होगा आपका, फ्लक्स सिर्फ किसके लिए आएगा, ये जो टोटल आ रहा है दैट इज फॉर कर्व्ड फ्लैट। लेकिन फ्लैट और फ्लैट के लिए तो जीरो है। फ्लैट के लिए क्या होगा बेटा, इस तरफ एरिया वेक्टर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। दो बार बता चुका हूँ और कितने बार बताऊं, इसमें एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। तो इन दोनों में तो बेटा जीरो हो गया, सिर्फ इसका बचा। इसका डिस्टेंस कितना है बेटा, स्मॉल आर। क्या मैं बोल सकता हूँ, द फ्लक्स विल ओनली बी फॉर विच सरफेस, कर्व्ड सरफेस। खुद से ट्राई करो बेटा करने का। सिंस सिमेट्रिकल है यानी इस कर्व सरफेस का हर एक पॉइंट का दूरी इससे सेम है, तो इस सरफेस में रखे हुए हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। तो ई कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीए, डीए कौन सा एलिमेंट है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एलिमेंट्री पार्ट है। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या देगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया कितना है बेटा, गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया कितना है बेटा, 2 पाई इंटू स्मॉल आर इंटू, इसको एल मान ले, 2 पाई इंटू एल। व्हाट इज क्यू इन, क्यू इन कितना होगा पता, जितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस, व्हाट इज क्यू इन, क्यू इन इज द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के इनसाइड तो बस इतना चार्ज है, पूरा चार्ज नहीं है बेटा, बस इतना चार्ज है। यानी कि क्यू इन इज इक्वल टू द चार्ज corresponding to the rod having radius capital R and height L। समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हम लोग लेंगे, जितना गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, पाई, सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, दैट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर तो बस इतना सा जगह में है ना, इतना जगह का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। समझ में आया? डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट। पाई और पाई कैंसिल गया, ये आ गया आपका, एल और एल भी कैंसिल गया, रो आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से देखेगा तो रो कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, इनटू 1 बाई आर। यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है बेटा, 1 बाई आर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई भी डाउट? ठीक है, ये हो गया आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। सरफेस वाले पॉइंट के लिए क्या लेंगे, सरफेस वाला पॉइंट यहीं पे कर दे रहा हूँ। सरफेस वाले पॉइंट के लिए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर। यहाँ ये हो गया बेटा आपका रो आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वी कैन से रो आर बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया बेटा? ठीक है, याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। डाटा रिजल्ट याद रखने का जरूरत नहीं होता, ग्राफ बस याद रखने का जरूरत होता है। रिजल्ट याद मत रखो, डिराइव कर सकते हो एग्जाम में, उतना टाइम लगता भी नहीं जितना दिख रहा है। हार्डली 3 स्टेप है और जल्दी हो जाएगा। अगर एग्जाम में देखोगे तो फटाफट कर पाओगे, उतना कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, अभी के लिए इसको लिखो, मैं नेक्स्ट फिर इनसाइड वाले पॉइंट के लिए कराते हैं। हाँ तो बच्चों, जो अगला वीडियो है, अगला वीडियो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, वही टॉपिक है। इतना लंबा हो गया ना वीडियो की, मतलब मेरे को लग रहा है अगला वीडियो शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, बोला है अंदर वाले पॉइंट में निकालने के लिए।
तो अंदर ये सेंटर से मैंने r डिस्टेंस दूर अंदर का एक पॉइंट माना, उस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं वहां पे क्या ड्रॉ करूंगा, गॉसियन सरफेस। अगेन द गॉसियन सरफेस विल बी व्हाट, अगेन सेम थिंग, इट विल बी ए सिलेंडर। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, समझ में आ रहा है। अब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल r। चलो अब सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया वेक्टर देखते हैं, जिसका एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अच्छा लग रहा होगा कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सर बाहर बना दिया, बाहर नहीं बनाया है, जहां से शुरू होता है ना वेक्टर, जहां से शुरू होता है वेक्टर, वो पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इफ आई राइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से शुरू है वहां पे जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट किया है इस वेक्टर से। कंफ्यूज ना हो, अगर कंफ्यूज हो भी रहा है तो मैं इसको अंदर ही दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर, पता नहीं थोड़ा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर और एरिया वेक्टर भी अंदर। पता नहीं यार वीडियो में कैसा आ रहा है, आई होप ठीक ठाक दिख ही रहा होगा। हाँ ठीक ठाक दिख ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ। अगेन बेटा तेरे को भी पता है, बताने का जरूरत नहीं है, ऊपर का फ्लैट सरफेस नीचे का फ्लैट सरफेस, दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बार बार लिखने का मतलब नहीं बनता। तो नेट फ्लक्स, दूसरा मार्क का यूज कर, नेट फ्लक्स इक्वल टू बेटा हो गया इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमको समझ में आया। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें ये दिखेगा कि फ्लक्स कर्व्ड के लिए है, फ्लैट के लिए है, फ्लैट के लिए, ऊपर और नीचे का फ्लैट के लिए जीरो, सिर्फ कर्व्ड के लिए बचेगा ई डॉट डी ए। सिंस सिमेट्रिकल है तो हर एक पॉइंट, ये प्रॉपर सिमेट्रिकल है तो, और हर पॉइंट सिमेट्रिक के अनुसार है तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो ई कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, ई बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फॉर दिस कर्व। डी ए इसका एलिमेंट है, इस गॉसियन सरफेस का एलिमेंट है, तो गॉसियन सरफेस का एलिमेंट क्या आएगा, इसको लेंथ एल मान ले, कितना आएगा बेटा, 2 पाई स्मॉल r इंटू एल। समझ में आया कि नहीं। व्हाट इज चार्ज इनसाइड, अच्छा चार्ज इनसाइड क्या होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर बेटा ये जो वॉल्यूम मुझे चार्ज है ना वही है, ये जो वॉल्यूम मुझे चार्ज है वही है। तो ये वॉल्यूम कितना है बता, ये वॉल्यूम कितना है बता, पाई स्मॉल r स्क्वायर। याद रखना क्यू इन इज द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, पाई स्मॉल r ही होगा, कैपिटल R नहीं होगा, क्योंकि देख कैपिटल R वाला जो चार्ज है वो तो बाहर भी तो थोड़ा बहुत चार्ज है ना, वो तो अंदर नहीं है ना। हमें क्या कंसीडर करना है, जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, स्मॉल r रेडियस की कॉरस्पॉन्डिंग। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को डायग्राम थोड़ा घटिया ना लगे, थोड़ा डायग्राम घटिया ना लगे। तो कितना होगा बेटा, पाई r स्क्वायर इंटू एल, दैट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स अस व्हाट, नेट चार्ज। आ गया समझ में बेटा, L और L कैंसिल गया, R और R कैंसिल गया, पाई और पाई कैंसिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आ गई आपकी रो, L और L भी कैंसिल गया, रो एक R बचेगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एक R बचेगा, सही है। R और L गया, पाई और पाई गया, 2 आया, 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, रो R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू रेडियस। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। क्योंकि रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, यानी कि एट r इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। खुद सोचना, एकदम अगर सेंटर में कोई पॉइंट होगा, एकदम सेंटर में कोई पॉइंट होगा तो वो चारों तरफ से चार्ज से घिरा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। लेकिन जैसे कोई पॉइंट बाहर की तरफ आएगा तब खुद सोचना कि इसके ये वन एक पॉइंट है, मतलब इमेजिन करिए लंबाई, चार्ज पूरा लंबाई है, लेकिन मैं अंदर एक पॉइंट कंसीडर किया तो उसके, या यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, अंदर में एक पॉइंट कंसीडर किया, इसके इस तरफ तो चार्ज कम है और इस तरफ चार्ज ज्यादा है, तो इस तरफ चार्ज ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सेंटर को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, होगी, और वो कितनी होगी, रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप लोग इसको लिख लो, इसके बाद मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। हाँ तो बच्चों अभी ग्राफ में आते हैं। हम अगर इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा बेटा, सर्कल दिखेगा और चार्ज हर जगह दिखेगा, तो वो मैंने बना लिया।
ये डिस्टेंस क्या है बेटा, कैपिटल आर विच इज द रेडियस ऑफ द रॉड, स्मॉल आर डिस्टेंस ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से स्मॉलर डिस्टेंस मापा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। हमें पता है अंदर वाले पॉइंट पे याद है, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और आर वाज ग्रेटर देन कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। याद है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स क्या होती है बेटा, स्ट्रेट लाइन, पता है कि नहीं? दूसरा बात, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ई प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ये यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो प्लॉट कर देना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई कि इसे ग्राफ कैसे होते हैं, और ग्राफ कंफ्यूजिंग है थोड़े बहुत, लेकिन पता होने चाहिए कैसे। ठीक है, हॉलो के लिए अंदर कुछ नहीं, हॉलो मतलब अंदर कुछ है नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, सॉलिड मतलब अंदर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ठीक है बेटा, चलो यही पे वीडियो आज का खत्म करते हैं।